हाँ जी बच्चा लोग, तो लेट्स बिगिन विथ एड्स, है ना। नाम ही बता रहा है, व्हाट इज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होगा इसमें? इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाएगा। कौन कॉज करता है एड्स? एड्स का पॉजिटिव एजेंट है एक वायरस, जिसका नाम है HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, सुनिएगा। वैसे ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है, मेजरली ये वाला पॉइंट। सबसे पहले 1981 में मिला था। कहां मिला था? यूएसए में। कहां मिला था? यूएसए में। वहां पे जब मिला ना, तो इस पे बहुत सारा रिसर्च चालू हुआ, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्टेजियस था। एक तो पता नहीं चल रहा था कि किसके बॉडी में है, और एड्स बहुत तरीके से फैल रहा था। ब्लड से फैल रहा था, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा था, है ना। किसिंग से फैलता है क्या एड्स? नहीं, एड्स किसिंग से नहीं फैलता, ये किसी भी बॉडी फ्लूइड से नहीं फैलता, ठीक है, ये खास बात है। ओनली सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जबकि हेपेटाइटिस बी वो किसिंग से, स्वेट से, किसी भी सलाइवा से, किसी भी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है, ये नहीं फैलता। सबसे पहले यूएसए में मिला था, और बहुत ही किलिंग एबिलिटी है इसका। अगर हो गया तो लाइलाज है, और मरना तो तय है। आज भी अगर आपको एड्स हो गया तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। बहुत से बहुत दवा खा के आप 2 साल अपना जीवन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बच नहीं पाइएगा। देख रहे हो, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, और ऑलमोस्ट कितने लोगों को मारा था? हर साल 1 मिलियन। हाँ? अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक पड़ जाता है। हमने अपने जीवन काल में जो भी इम्यूनिटी कमाया है, जो भी इम्यूनिटी अपने अंदर बनाया, वो सब खत्म, पूरा वीक हो जाएगा। इतना वीक कि एक नॉर्मल सा सर्दी भी तुमको मार दे। एड्स पेशेंट कभी भी एड्स से, मतलब कभी भी क्या, नॉर्मली एड्स से मरता ही नहीं है, किसी रैंडम बीमारी से मर जाता है। जैसे सर्दी आया और सर्दी इतना भयानक हो गया, टीबी बन गया, मर गया। मच्छर काटा था, पक्का मलेरिया कर दिया, मलेरिया नहीं तो एलर्जी से मर गया। मतलब बेमतलब का बात से मर जाएगा। एड्स पेशेंट एड्स से मरे तो थोड़ा इज्जत भी हो गया, एड्स से मरा, नहीं, एड्स से तो मरता ही नहीं है, बेमतलब की बीमारी से। क्योंकि नॉर्मल सर्दी जो घुसे और बॉडी में, रनाइटिस याद आया? रनाइटिस लास्ट क्लास वाला, हाँ रनाइटिस याद है किसी को? रनाइटिस क्या था? वेरी गुड। और क्या था, क्या होता है इसमें, क्या होता है सर? क्या सर? रनाइटिस क्या था? खोले तो कॉपी, वो नोट लेक्चर तो सब भेजे। क्या था काश? अच्छा, छींकने से होता है, सर्दी है वो कफ एंड कोल्ड से होता है, सर्दी को बोलते हैं रनाइटिस। तो नॉर्मल रनाइटिस भी आपका जान लेने के काबिल है, जिसके बारे में अपन पढ़े थे कि 6-7 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका है। नेक्स्ट, इसको सिंड्रोम बोलते हैं। हमने पढ़ा था डिजीज का, हर डिजीज का एक खास सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है, लेकिन एड्स इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ बोर्ड का सवाल है ये। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में पूछता है, एड्स इज कॉल्ड अ सिंड्रोम, व्हाई या जस्टिफाई। सिंड्रोम इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम क्या है? बहुत सारे बीमारी का लक्षण एक साथ आने लगे तो उसको सिम्टम या सिंड्रोम बोल देते हैं। एक बीमारी हो तो सिम्टम, बहुत सारा बीमारी एक साथ हो गया तो सिंड्रोम। अब बात यह है कि एड्स में ऐसा क्यों होता है कि एक साथ बहुत सारी बीमारी का सिम्टम आने लगता है? क्योंकि एड्स होता ही यही है, इम्यून सिस्टम वीक होगा। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा? कोई भी रैंडम बीमारी आपको हो जाएगा, और हर बीमारी का एक सिम्टम तो होता है, तो सारी बीमारी का अपना अपना लक्षण आना शुरू होगा, तो ओवरऑल एक ग्रुप ऑफ लक्षण दिखेगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम दिखेगा, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल एड्स एज दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये कंजेनाइटल नहीं होता, बट फैटल है और इन्फेक्शियस है। कंजेनाइटल हम एक बार बात कर रहे थे, कुछ बीमारी जन्म से होता है, उसको कंजेनाइटल बोलते हैं। और हम ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाए थे कि एड्स मां से बच्चे में फैल सकता है, लेकिन ये कंजेनाइटल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप नहीं फैलता,
कंजेनाइटल बीमारी जो जन्म से फैलेगा वो अपने आप फैल जाएगा। एड्स ऐसे नहीं फैलता। एड्स तब फैलता है जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी थोड़ा ना थोड़ा ब्लड मिक्स करता है, और जैसे ही ब्लड मिक्स करा और मां अगर एड्स पेशेंट है तो बच्चे में आ जाएगा। समझेगा? तो अगर बच्चा मां के पेट में है और मां एड्स पेशेंट है तो एड्स बच्चे में नहीं जा सकता। लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो रहा होगा उस वक्त बच्चे का और मां का कुछ ना कुछ ब्लड मिक्स होगा, और जैसे ही ब्लड मिक्स हो गया तो फिर एड्स चला जाएगा बच्चे में। तो इसलिए जन्म से नहीं गया, असल में जन्म लेने के दौरान ब्लड मिक्स हुआ इसीलिए गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंजेनाइटल। ये कैसा है? नॉन कंजेनाइटल। लेकिन इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में फैल सकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर ब्लड कांटेक्ट से, तो फैल सकता है। तीसरी बात, फैटल है, अगर एक बार हो गया तो ऊपर पहुंचा के मानेगा, है ना? तो हर वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, होता क्या है और कैसे, इस पे थोड़ा सा जोर डाल ले। ये एक लाइफ साइकिल छोटा सा दिया हुआ है आपको, इसमें 2-3 बात जो आपको देखना है वो पहले एक बार देख लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कॉजेटिव रीजन क्या है? एचआईवी। एचआईवी के बारे में आपको कुछ जानने का जरूरत है, जो भी हम आपको बताने वाले हैं। एचआईवी वायरस में, अच्छा एचआईवी वायरस जो है ना ये एक रेट्रो वायरस है, कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, चलो इसी को लाइन लिख लो यहां पे। वैसा वायरस जिसका जीनोम आरएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। वैसा तुम्हारा नोट्स कितना क्या कितना आपको नोट्स मिला है? 6 को मिला। 6 को 1 2 पीछे मिला तुम दोनों को? 2 2 4 2 6 2 2 बचा है, और ये भी तो 2 बचे हैं। आरती और साली 2 2 4 2 6 2 8 और 10 बच्चे अपने पास भी नहीं। 2 2 4 अच्छा हाँ 2 ठीक है। चलो, तो एड्स एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस यानी इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। एड्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। तो आरएनए होने की वजह से एड्स को क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। तो इसमें और कुछ है ही नहीं, एक प्रोटीन कोट है। क्या है? एक क्या है? एक प्रोटीन कोट, और अंदर में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद रखना, एड्स वायरस में 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। डीएनए कैसा होता है? ऐसा। डबल स्ट्रैंड का ये एक है या 2 डीएनए है? एक डीएनए है। दिस इज सिंगल डीएनए बट डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक डीएनए लेकिन डबल स्ट्रैंडेड, एक डीएनए लेकिन डबल स्ट्रैंडेड। ये कैसा है? 2 आरएनए लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसमें याद रखना। ठीक कर दो जरा साइड, सीधा कर दो उसको, ठीक है? 2SS आरएनए क्या इसमें? 2SS आरएनए है। क्लास में से डालना 2SS आरएनए है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज समझो, इस आरएनए के साथ साथ 2 एंजाइम है। एक एंजाइम है, अभी देखो कुछ याद आएगा तुम लोगों को तुरंत से। एक एंजाइम है रिवर्स क्रिप्टेज, नाम सुने हो कहीं? कहां पे? रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नॉर्मल क्या था? डीएनए इंफॉर्मेशन कैरियर था, उससे बनता था आरएनए और उससे बनता था प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, अभी पढ़ाई नहीं है तुम लोग टेंशन नहीं लो। डीएनए से डीएनए इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। ये नॉर्मली होता है। हमारे बॉडी में डीएनए है, वो अपना आरएनए बनाता है एक फोटोकॉपी, आरएनए जाता है राइबोसोम के पास और प्रोटीन बनाता है, जो डीएनए में कोडेड होता है वही वाला। जिसमें आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसमें पहले बनता है आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से दोबारा आरएनए, फिर उस आरएनए से प्रोटीन।
समझे बात? तो ये रिवर्स गया, हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए ही है जो कंट्रोल करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। इसके अलावा इसमें एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है, इंटीग्रेज। ये एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन बस नाम ही सुनना है, ठीक है। दो चीज हमने पढ़ा, एक प्रोटीन कोड, ये क्या है, प्रोटीन कोड। उसके अलावा दो एसएस आरएनए, उसके अलावा एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एक और एंजाइम है इंटीग्रेज। इसके अलावा इस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लो। पहले तो लग नहीं रहा था कि वायरस है, टकला वायरस लग रहा था, अब वायरस लग रहा था नहीं। तो ये जो दिखा ना, इसको बोलते हैं GP120। कहीं लिखा होना चाहिए, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इसके क्या है, ये है GP120, एक्स्ट्रा है, बस सुन लो, लिखना मत, ठीक है। GP120। अब देखो वायरस कैसे काम करता है, ये भी हम, ये वायरस समझ गए। ये चीज नया है, इसको आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए साथ साथ में। ये तो यहाँ नहीं दिख रहा ना आपको, कहीं आगे है नोट्स में, नहीं है ना, तो फिर वो साथ साथ ड्रॉ होना था, यही आपको सिखा रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये सब साथ साथ, नहीं तो फिर वापस लेक्चर देख के दोबारा करना पड़ेगा। चलेगा, अगर अभी तक नहीं किया तो आगे से करना, ये वाला पार्ट तक लेक्चर देख लेना, ठीक है। सुनो, एक मेरा वायरस है, वायरस में दो एसएस आरएनए है, एसएस आरएनए है, दो है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये मत सोचना कि दो है तो दोनों जोड़ के डबल स्ट्रैंडेड ना, दो है और सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, एक प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड पे GP120 है, और एक इंटीग्रेज एंजाइम है। अब बात करते हैं इस बीमारी का, ये सुनो, आगे सुनना, अब रुक जाओ, अगर अभी तक नहीं लिखा तो रुक जाओ। कॉजेटिव एजेंट इज HIV, जो कि इन्वेलप्ड है, इन्वेलप किसका, प्रोटीन कोड का, ठीक है। और उसके अंदर कैसा जीनोम है, उसके अंदर मेरा जीनोम कैसा है, तो RNA। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, प्लेसेंटा, मदर अगर हो तो आएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड रहा तो, और इन्फेक्टेड नीडल, किसी को ड्रग लेने की आदत है तो एक ही नीडल से बहुत लोग ड्रग ले रहे हैं, उसमें किसी को HIV हुआ तो जाहिर सी बात है वो फैलेगा, जो भी यूज करेगा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे तो समझ में आई ना ये चीज, ठीक है। अब सुनो, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए कुछ दो लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। ये दो लिम्फोसाइट्स दो तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी अपन। अभी सुनिए, हमारे बॉडी में दो तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करा जाता है, दो तरीके से। एक तो कुछ लिम्फोसाइट्स एक्सेल है, ऐसे काम करते हैं कि खुद ही जाके बीमारी से लगते हैं, ठीक है। कुछ लिम्फोसाइट्स खुद ही क्या करेंगे, बीमारी से जाके लड़ेंगे। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड, सेल्फ नहीं, सेल, CELL, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक हुआ। और दूसरे टाइप के लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि ये एंटीबॉडी बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है और बीमारी से लड़ता है, ठीक। मतलब ये कि इस रूम में या इस क्लास को दो आदमी कंट्रोल कर रहा है, एक सर और एक हम दोनों में एक ऐसे हैं कि कोई बदमाशी का सीधा जाके एक थप्पड़, साउंड इज राइट, ठीक है। ये डायरेक्ट काम कर रहे हैं, सेल खुद जाके काम कर रहा है, दिस इज सेल मीडिएटेड। और दूसरे टीचर ऐसे हैं जो एक मॉनिटर रखे हुए हैं, कोई बदमाशी हुआ एक छात्र जी देखो, तो उन्होंने खुद नहीं गए, उन्होंने क्या करा, अपने एक एंटीबॉडी बनाया जो कि जाकर उस प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज कर दे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक था, दो तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड होगा, एक सेल मीडिएटेड और दूसरा ह्यूमोरल। ह्यूमोरल यानी एंटीबॉडीज ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में मूव करेगा, और सेल मीडिएटेड में भी ब्लड के थ्रू ही मूव करेगा, लेकिन सेल खुद काम करेगा, ठीक है। अब सुनो,
दो लिम्फोसाइट का नाम है, जो मैंने कहा दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, उन दो का नाम है, वन इज बी लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ब्लड के थ्रू काम करने वाले में बी एंड टी दोनों आते हैं और सेल वाला सिर्फ टी है। ठीक है, अब सुनिए व्हाट हैपन, इन दोनों का काम क्या था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। एक खुद करता है, किसी और के थ्रू कराता है, लेकिन कर तो इम्यूनिटी प्रोवाइड रहा है। नाउ लिसन, ये जो मेरा वायरस है ये सबसे पहले मैक्रोफेज, ये जो डायग्राम आपको दिखा ना, ये मैक्रोफेज का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? मैक्रोफेज। ये हमारे बॉडी का एक सेल है, ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ करके प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। मैक्रोफेज ये फैगोसाइटिक सेल होता है। फैगोसाइटिक सेल कैसा सेल होता है ये? फैगोसाइटिक यानी कैन इनगल्फ फॉरेन, बाकी चीजों को इनगल्फ कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन एज फैगोसाइटिक। मैक्रोफेज एक फैगोसाइटिक सेल है। देखो असल में हमारे बॉडी में जब एचआईवी इंटर करता है तो सबसे पहले वो मैक्रोफेज को अटैक करता है। किसको अटैक करता है? मैक्रोफेज को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एचआईवी पहचानता कैसे कि ये मैक्रोफेज है ना? देखो एचआईवी के ऊपर एक दिख रहा चीज क्या, इस GP120 का रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेज सेल पे होता है। तो एचआईवी जब बॉडी में इंटर करता तो पूरे बॉडी में घूम गया, लेकिन उसका रिसेप्टर, उसके ऊपर जो GP120 इसका रिसेप्टर किस पे है? सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेज पे। तो जाहिर सी बात है सिर्फ मैक्रोफेज ही समझ पाएगा कि ठीक है ये वाला सेल, मतलब सिर्फ मैक्रोफेज को देख के ही एचआईवी जानेगा कि इसमें घुसना है। उसके बाद क्या करेगा, मेरा जो सेल है उसका सिर्फ पूरा प्रोटीन, पूरा एचआईवी इंटर नहीं करा, प्रोटीन कोड नहीं रह गया, सिर्फ वायरस का डीएनए आरएनए गया है। देख रहे हो, ओनली वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, सिर्फ आरएनए अंदर गया। जैसे ही आरएनए गया वहां पे वायरल आरएनए से बना वायरल डीएनए, कौन सा एंजाइम काम आएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये जो आरएनए था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डीएनए। अब ये डीएनए क्या होता है कि होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट करता है, जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा? कौन एंजाइम काम आएगा? इंटीग्रेज। तो हमारे पास ये जो वायरल डीएनए थे, ये वायरल डीएनए इंटीग्रेट करा होस्ट के डीएनए से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज, और वहां पे बैठ के सिर्फ एक ही काम करेगा। जैसे ही ये वायरस का डीएनए हमारे सेल के डीएनए पे कंट्रोल कर लिया या जुड़ गया, अब उस पूरे सेल पे उसका राज है। अब ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन बनाएगा क्या? वायरस। और पता है जब तक एचआईवी चाहेगा ना तब तक ये मैक्रोफेज यही काम करता रहेगा, मरेगा ही नहीं, एकदम अमर हो जाएगा। नॉर्मली मान लो 10 दिन में मर जाता है, जब वायरस अटैक करेगा तो 10 दिन में नहीं मरेगा। जब तक वायरस वहां बन रहा है तब तक वो नहीं मरेगा। इसीलिए मैक्रोफेज को अपन एक नाम और दे दिए हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? एचआईवी फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब तक ये यहां रहेगा, ये इस पर अटैक जब तक यहां रहेगा तब तक ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करके बहुत नया एचआईवी बनाता रहेगा। ठीक है, एक चीज और समझो, अब जब ये यहां से निकला, अब ये अटैक करता है टी लिम्फोसाइट। इस पर अटैक करता है टी लिम्फोसाइट पे। टी लिम्फोसाइट का दो काम था, एक टी लिम्फोसाइट खुद जाके लड़ रहा था बैक्टीरिया से, और दूसरा ये टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रहा था बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में। बना कौन रहा था एंटीबॉडी? बी। मान लो जैसे मॉनिटर वाला सिस्टम का बात करते हैं हम, कहीं बदमाशी कोई करा गया, एक थप्पड़ लगा दिया, थोड़ा यंग है, यंग वो बोलते ना वार्म ब्लड, गुस्सा जल्दी आता है, ऐसा वाला चीज मान के चलते हैं, वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता। और सर थोड़े एजेड हैं रिलेटिवली, मेरे से तो बहुत बड़े हैं, तो थोड़े से शांति से कुछ चीजों को डील करते हैं। तो वो क्या है, मॉनिटर सिस्टम बना दिया, हर क्लास में एक बच्चा रहेगा जो सबको शांत रखेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन क्या वो खुद करेंगे ये चीज? अगर हम साथ में तो मेरे से भी डिस्कशन होगा, मेरा भी कुछ हेल्प होगा। तो टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं बनाया, ये दो काम किया, एक तो ये बी को एंटीबॉडी बनाने में मदद किया, और दूसरा खुद जाके अटैक किया। तो अगर ये नहीं है तो ना तो कोई ये जाके खुद अटैक कर रहा है, और ना ही इसको कोई मदद कर रहा है एंटीबॉडी बनाने में, तो ये भी एंटीबॉडी बना पाएगा क्या? नहीं। तो एचआईवी क्या करता है, सीधा टी पे अटैक कर दिया।
अब टी गया तो बी भी काम नहीं कर पा रहा है और टी खुद तो है ही नहीं, तो क्या होगा, अचानक से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगा और जैसे इम्यूनिटी बहुत कम हो गया आपको नॉर्मल एरागर इन्फेक्शन बैठा करके बीमार कर देगा। समझे बात? एक बार इसको पूरा क्लियर करें, करे क्लियर? सर वहाँ पे प्रोटीन कोड आ गया ना? हाँ तो जाएगा सब ना, इस डीएनए में कोडिंग तो सबका है ना, डीएनए में तो सबका कोडिंग। हाँ हमेशा ही, ये हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़े थे, अगर जेनेटिक मटेरियल का जब प्रूफ हो रहा था तो बात किए थे कि देखो सेल के अंदर सिर्फ डीएनए मिला था, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हटाओ, क्लियर कर रहा हूं बोर्ड, क्या हुआ अब एक बार रीड करिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्या बात है, चाहिए फैक्टर भी लिखा हुआ है। मिला, सबसे पहले एचआईवी अटैक किया मैक्रोफेज को, वहां पे खूब सारा वायरस रेप्लिकेट हुआ, इसलिए उसको एचआईवी फैक्ट्री बोले। उसके बाद वो किसका अटैक किया, टीएच हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उससे क्या हुआ, हेल्पर टी का नंबर गया, हेल्पर टी गया तो इम्यूनिटी पूरा गया, इम्यूनिटी पूरा गया तो इनिशियल सिम्टम्स ये सब आएगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, फीवर आएगा। क्या डायरिया लूज मोशन लगते हैं। उसके बाद अंत में आपका पूरा इम्यूनिटी खत्म हो गया, आप इम्यूनो डिफिशिएंट हो गए, तो आपको कोई भी नॉर्मल सा बीमारी आएगा, अगर माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंगस, टॉक्सोप्लाज्मा कुछ भी अटैक कर देगा, हम उठा के कुछ भी कर देंगे, ठीक है। अब इसका उपाय क्या, अच्छा उपाय से पहले ये बात बड़ा जरूरी है जो मैं स्टार्टिंग में बोले थे कि इसका मारक क्षमता बहुत ज्यादा है एचआईवी का, क्योंकि जब आपको बीमारी होता है और जब आपको पता चलता है बहुत समय है, बहुत टाइम लगा, कितना, अब सोचो तुम पूरे हेल्दी दिख रहे हो और आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वाला आदत है, आपको डेली सेक्स चाहिए, ऐसा वाला लक्षण है, तो एड्स हो गया। अब अगर आपको एड्स हो गया और अगले 5 साल तक आप बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हो, तो आदत तो छूटेगा नहीं ना, अगले 5 सालों से तो कितने को फैला चुके होंगे और सामने वाले को तो पता चलना ही नहीं है क्योंकि आप हेल्दी हो। ये बहुत बड़ा दिक्कत है, 5 साल तो कम है, 10 साल से तो कितने को फैला रहे होंगे, है ना, ये दिक्कत है इसका सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा फैलता है और ये चेन बनाता है, एक को हुआ वो अगले 10 साल तक कितनों को फैलाएगा। आपसे अगर 10 लोग इन्फेक्टेड हुए तो 10 लोग अगले 10 साल में पता नहीं कितने को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे टेस्ट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिजा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोडिसॉर्बेंट एसे, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अगर एलिजा पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं कि आपको एड्स हो गया है, उसके बाद एक और टेस्ट होता है ब्लॉटिंग टेस्ट, उससे कंफर्म करते हैं। ब्लॉटिंग बहुत तरह का होता है, डिटेल में नहीं जा रहे, बट ये स्क्रीनिंग टेस्ट एक तरह से बोलो, कैसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट। याद है जब कोविड आया था तो सबको पहले नाक में डाल के रैपिड एंटीजन से टेस्ट करते थे और अगर वहां से पॉजिटिव आया तो उसके बाद आरटीपीसीआर होता था, याद है, जिसमें 2 दिन का समय लगता था रिजल्ट आने में। तो स्क्रीनिंग रैपिड एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो आपको फिर टेस्ट किया जाएगा आगे। हो सकता है कि रैपिड एंटीजन गलत भी हो जाए, हो सकता है रैपिड एंटीजन में नेगेटिव है लेकिन आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ रहा है ना। आजकल कोविड का एक नया वेव स्टार्ट हुआ, पता है ना, केरला साइड में, दिस इज द थिंग, इसी तरह से टेस्ट करेंगे। एलाइजा किसी का हुआ है, तुमने कोई एड्स के लिए टेस्ट करा है एलाइजा, नहीं, ये लो, अरे हम लोग को बड़ी नहीं है, वो तो थोड़ा ही फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, बहुत वजह है भाई, हमेशा सेक्सुअल कांटेक्ट क्यों सोच रहे हैं। और बाद में उम्र हो जाने के बाद मल्टीपल पार्टनर्स वाला बात आएगा तब ना वो कारण होगा, बहुत सारा कारण हो सकता है। लड़कों में तो भाई किसी सैलून में अगर ब्लेड चेंज नहीं किए, बाल बनवाए और शेव करते में हो गए, इसीलिए सैलून में एक स्ट्रिक्टली लॉ है, अब हर बार जब ये शेविंग होगा तो नया ब्लेड आएगा, हर बार। ये कारण है, कभी किसी छोटे बच्चे के साथ कभी सैलून जाना हुआ तो आप लोग भी जानिए, ब्लेड चेंज होता हुआ देखना जरूरी है, वरना वो 1 रुपया बचाने के चक्कर में आपका एक जिंदगी खा जाएगा। एक बार हो गया तो क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो एलाइजा नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं बट इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ, कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, मरने से कोई नहीं बचा सकता,
लंबा लाइफ कर देंगे, 4 साल में मरने वाले दवा खा के 5 साल में मरिएगा बस। मतलब आप 4 साल दवा खाइएगा तो 1 साल जिंदगी बढ़ जाएगा, यही होगा। मरना तो पक्का है, ठीक। इसके बारे में ना कुछ वो बोलते हैं ना, भावनात्मक बात भी होता है कि एड्स पेशेंट को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एड्स पेशेंट ऐसा कुछ पेशेंट नहीं जो आपको बीमारी फैला सकता है। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला एड्स पेशेंट है तो 2 बात है, आपको सेक्सुअल कांटेक्ट बचाना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला ब्लड कांटेक्ट बचाना है बस। उसी के थाली में खाने से या उसके छू देने से कोई चीज ऐसा वो सोर्स की तरह काम नहीं करता है ना। लेकिन डर इस बीमारी का इतना है कि अपन उसको एकदम सोसाइटी से साइड ही कर देते हैं। ये सही चीज नहीं, बहुत सारे एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया, भले यहाँ नहीं। अब बात करेंगे एक छोटा सा नन्हा सा बीमारी का जो कभी कभी बड़ा विकराल हो जाता है, ठीक है। हम सबके बॉडी में कैंसर का जीन है, ठीक है, हम सबके बॉडी में कैंसर का जीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर, बट ब्रेक के बाद।